तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। आई होप एकदम मस्त तरीके से आप लोग रेगुलरली सभी लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे एकदम सीक्वेंस में। तो और जितने भी स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई नो कि आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन जो है वो जैन जैन एंड या फेब के आसपास तक होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये थिंग है कि अब आने वाले ड्यूरेशन पर अब हम लोग बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ये जो मॉड्यूल 3 चल रहा है, 3 फेज एसी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिंगल फेज और 3 फेज का एक कंप्लीट पैकेज जो है वो अलग हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जो मैग्नेटिक सर्किट, फिर ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद डीसी मशीन्स, ऐसे करके लाइन से आगे के पूरे जो चैप्टर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो भले थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर दूंगा या ड्यूरेशन जो है आगे चल के इंक्रीज कर दूंगा। बट टॉपिक एकदम आराम से और अच्छे से समझिएगा सो दैट कि ये आगे आने वाले सभी सेमेस्टर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको ये काम आएगा ये टॉपिक। तो वो कंसेप्ट आपका बढ़िया से बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक क्या है और कंटेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो टॉपिक है स्टार कनेक्शन, और कंटेंट ये रहा आपके सामने। इस वीडियो के अंदर आपको ये कंटेंट, ये इतना टॉपिक जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का बेसिक्स बताया हुआ था। आज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इन अ बैलेंस 3 फेज एसी जो है उसको समझेंगे। देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज क्वांटिटीज जो है इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, कि लाइन और फेज क्वांटिटी का रिलेशन जो है वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस क्लास को। और सबसे पहले देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को समझा था कि स्टार कनेक्शन किसको बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती है। 3 फेज एसी को कनेक्ट करने के बारे में भी मैंने आपको बिगनिंग से बताया हुआ है कि हम बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम के फॉर्म में समझते हैं। ठीक, बीच में एक छोटा सा टर्म आता है दैट इज फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस क्या होता है, शॉर्ट में उसके बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, व्हाट इज अ फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस, देखिए फेज सीक्वेंस या कोई भी टाइप का जो सीक्वेंस होता है, इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ हैपनिंग समथिंग। कोई चीज़ के हैपन होने का एक ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो फेज सीक्वेंस जो हम लोग लिखते हैं, इट इज़ द ऑर्डर इन विच द क्वांटिटीज quantities attain the quantities attain their positive peaks, their positive peaks। तो फिलहाल मैंने पॉजिटिव पीक लिख करके स्पेसिफाई किया हुआ है, आप इसको पीक वैल्यू के फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस और जीरो फेज सीक्वेंस के हिसाब से आप पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियली क्या होता है कि कोई भी 3 फेज एसी सिस्टम जो होता है, इसके अंदर 3 टाइप के फेज सीक्वेंस फॉलो होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। सबसे फर्स्ट होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। सेकेंड जो होता है, दिस इज नेगेटिव फेज सीक्वेंस। दिस इज नेगेटिव फेज सीक्वेंस। और लास्ट में होता है हमारे पास जीरो फेज सीक्वेंस। जीरो फेज सीक्वेंस, नॉर्मली तो बोलना चाहिए कि दो ही टाइप के फेज सीक्वेंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जीरो वाला जो है उसमें ऐसा फेज सीक्वेंस ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वायर्स, यहाँ पे वाइंडिंग्स को या जो हमारे जो कॉइल्स होते हैं इनको हम पैरेलल कंडीशन पर एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई फेज सीक्वेंस का सीन है ही नहीं बेसिकली। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो है आपको मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो अगर आप ग्राफ में देखें और यहाँ पर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस आप समझने की कोशिश करें तो आपको कैसे पता चलेगा, देखिए। तो लेट अस सपोज कि मैं एक क्वांटिटी को, अब ये वोल्टेज या करंट या ईएमएफ किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सभी लोग। ठीक है, दे कैन रिप्रेजेंट इधर वोल्टेज और करंट और ईएमएफ, एनीथिंग। तो एक क्वांटिटी को मैंने ऐसे शो कर दिया। सेकंड वाली जो क्वांटिटी है, जो सेकंड वाली क्वांटिटी है हमारे पास, उसको ऐसे शो कर रहे हैं, रेड, येलो, एंड लास्ट क्वांटिटी जो है उसको ब्लू कलर से शो करेंगे।
कुछ इस तरीके से। तो थ्री फेज एसी का मैंने आपको ये डायग्राम पहले भी बताया हुआ था कि वेव फॉर्म जो है हम लोग ऐसा किस तरीके से फ्रेम करते हैं। इसके पीछे एक प्रॉपर पूरा लॉजिक होता है उस आधार पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये करंट्स की ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी रेडियंस। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग क्वांटिटीज़ को दिखाया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी जो है वो सबसे आगे चल रही है, कौन सी क्वांटिटी अपने लीडिंग नेचर पे है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है दूसरे वाले से। तो मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर तो बताया ही है कि E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी फर्स्ट क्वांटिटी के लिए लिखते हैं, सेकंड वाले के लिए हम लोग लिखते हैं ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय 3, और थर्ड वाले के लिए लिखते हैं -4 पाई बाय 3। इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कोई आपको पूछे कि ये तीनों कलर में से बताइए कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है, कैसे बताएंगे हम लोग, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो भाई इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि आप देखेंगे कि फेज सीक्वेंस कौन सा फॉलो हो रहा है, किस ऑर्डर में क्वांटिटीज अपनी पॉजिटिव पीक को अटेन कर रही है, ठीक। तो पॉजिटिव पीक को सबसे पहले किसने अटेन किया, भाई पॉजिटिव पीक सबसे पहले अटेन हुआ रेड वाली क्वांटिटी के अंदर, फिर येलो वाली क्वांटिटी के अंदर, और फिर थर्ड नंबर पे आप देखेंगे ब्लू वाली क्वांटिटी के अंदर, ठीक। तो अगर यहाँ पे किसी को फेज सीक्वेंस बताना हो तो वो फेज सीक्वेंस में क्या लिखेगा, यहाँ अगर किसी को देखिए फेज सीक्वेंस बताना होगा ना, तो वो बोलेगा कि ये क्वांटिटी सबसे आगे चल रही है, दिस इज रेड, देन इसके बाद सेकंड नंबर पर क्वांटिटी है येलो, और थर्ड नंबर पर है क्वांटिटी ब्लू। तो ये प्रॉपर फेज सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो रेड वाली क्वांटिटी सबसे आगे चल रही है, वाई इज लैगिंग बिहाइंड ब्लू क्वांटिटी, रेड क्वांटिटी, एंड देन ब्लू इज लैगिंग फ्रॉम द रेड एंड येलो बोथ, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, ठीक है। तो आर वाई और बी का सीक्वेंस जो है वो हमको पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बताता है। आर मतलब कि रेड कलर, वाई स्टैंड्स फॉर द येलो कलर, एंड बी विल स्टैंड फॉर द ब्लू कलर, ठीक है। तो कलर के हिसाब से ये फेज सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन बनता है। रेड कलर की क्वांटिटी सबसे आगे चलती हुई या लीड करती हुई मानते हैं हम लोग, देन सेकंड नंबर पर होता है येलो, और थर्ड पोजीशन पर होता है हमारे पास ब्लू। ये तीनों को मिला के बनता है हमारा पहला फेज सीक्वेंस, आर वाई बी का फेज सीक्वेंस, जिसको कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बोलते हैं। ये तीनों कलर जो हैं इनके पीछे अगर आपने इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है तो आपको बढ़िया से अच्छा सा लॉजिक जो है इसके लिए समझ में आएगा कि ये तीनों फेज सीक्वेंस जो है इस हिसाब से, अब वो क्वांटिटी उस कलर की नहीं होती है, उस क्वांटिटी को कैरी करने के लिए जो कंडक्टर या वायर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर का जो इंसुलेशन का जो लेयर रहता है वो उस कलर का रखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इंसुलेशन का लेयर का ही तो कलर होगा, करंट का कलर थोड़ी ना बता रहे हैं हम लोग। तो ठीक है भाई, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस आर वाई बी का फेज सीक्वेंस, तो मतलब समझ में आएगा कि लाल रंग का जो तार है इसमें जो क्वांटिटी चल रही है वो वाई वाले से 120 डिग्री पहले अपनी पॉजिटिव पीक अटेन करेगी। फिर ब्लू कलर का जो वायर है उसमें जो क्वांटिटी चल रही है वो येलो वाले से 120 डिग्री पीछे थोड़ा देर के बाद अपनी पॉजिटिव पीक अटेन करेगी। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्या नेसेसिटी है, भाई हमको 220 की जगह 440 या 660 वोल्ट चाहिए, वो हम जनरेट कर ही ले रहे हैं थ्री फेज के सिस्टम से। अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए, वो भी हो रहा है। अब फेज जान के क्या करेंगे आप बोलोगे, देखिए फेज सीक्वेंस जानना इसलिए ज़रूरी है, आगे चल के जब आप मशीन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आगे चल के जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं, और मशीन में भी जब आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फेज सीक्वेंस जानना ज़रूरी हो, क्योंकि अगर आप फेज सीक्वेंस आपने गलत अप्लाई कर दिया तो स्टेटर पर जो फील्ड क्रिएट होगी या ओवरऑल जो फील्ड जो क्रिएट होगी उसकी सर्कुलेशन किसी दूसरे डायरेक्शन में हो सकती है। हो सकता है आपको मशीन को क्लॉकवाइज घुमाना है और फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बन गई, और फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनने की वजह से आपका रोटर जो है वो उल्टे दिशा में घूमने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने गलत ऑर्डर में जो सप्लाई प्रोवाइड किया है उसकी वाइंडिंग्स को गलत ऑर्डर में मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप जो है वो किया हुआ है आपने, जिस वजह से मशीन को जिस दिशा में घूमना था उसके उल्टे डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। तो इसीलिए फेज सीक्वेंस का जानना बड़ा ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस पहला हो गया पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। सेकंड वन इज द नेगेटिव फेज सीक्वेंस। देखिए फेज सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप बताते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है डायग्राम आपका, आर फेज, उससे 120 डिग्री पीछे वाई फेज, उससे 120 डिग्री पीछे बी फेज। So this is for R, this is Y and this is B. तो R और Y के बीच में कितने का डिफरेंस है, 120 डिग्री का। Y और B के बीच में कितने का डिफरेंस है, 120 डिग्री का। R और B 120 डिग्री। और वैसे अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में देखा जाए तो R से B के बीच में 240 डिग्री का फेज डिफरेंस है, अगर सभी क्वांटिटीज़ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूमता हुआ आप मानोगे, तब उस कंडीशन पे ये होता है। तो ये फेज सीक्वेंस को फेजर डायग्राम से आप समझिए।
तो अब मैं अगर बोलता हूँ कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, तो सबसे पहले लीड, सबसे फर्स्ट नंबर पे या सबसे रेफरेंस पॉइंट पर कौन सी क्वांटिटी है, रेड, उससे 120 डिग्री पीछे वाई, उससे 120 डिग्री पीछे बी, आर वाई बी का सीक्वेंस हो गया। मान लीजिए फेज सीक्वेंस को उल्टा करना है हमको, नेगेटिव फेज सीक्वेंस या अपोजिट फेज सीक्वेंस बनाना है, तो बताइए आर के बाद क्या आ जाएगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं हमारा रोटेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे, ठीक। अभी हमारा रोटेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है, मान लीजिए मुझको अपोजिट फेज सीक्वेंस देखना है, तो रोटेशन का डायरेक्शन कैसे लिखूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा। मतलब आर के बाद क्या आना चाहिए, बी, और बी के बाद क्या आएगा, वाई। वही होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। नेगेटिव फेज सीक्वेंस में आप लिखते हैं आर, बी, वाई। तो जब आपकी मशीन चल रही है या जब आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आर वाई बी ये सीक्वेंस लगातार चलता रहता है, ठीक है। वैसे ही जब नेगेटिव फेज सीक्वेंस आप प्रोवाइड करते हैं, तो आर बी वाई, डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन जो है उसको बदलनी है, फेज सीक्वेंस बदल दीजिए आप, डायरेक्शन उसका रोटेट होने का जो है वो चेंज हो जाएगा। आखिरी में है जीरो फेज सीक्वेंस। जीरो फेज सीक्वेंस ग्राउंडिंग वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारे तीनों कॉइल्स या तीनों सप्लाई जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी। यहाँ कोई फेज सीक्वेंस, कोई फेज डिफरेंस एंगल का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द जीरो फेज सीक्वेंस। ठीक, ये फेज सीक्वेंस जानना जरूरी है हमारे लिए। यस, फेज सीक्वेंस जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के अब स्टार और डेल्टा का जब मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा, तो वहाँ पे फेज सीक्वेंस अगर नहीं पता होगा, तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करूंगा वो समझ नहीं आएगी। कि अगर मैं वहाँ पे वोल्टेज लिख रहा हूँ वी आर वाई और वी वाई बी और वी बी आर लिख रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर वी बी आर क्यों लिख रहे हो, वी आर बी लिख दीजिए। लेकिन वो केवल एक वी आर बी लिखने से मीनिंग बदल जाएगा उस लाइन का, उस वर्ड का, उस पॉइंट पे, उस स्टेटमेंट का, या अगर देखा जाए तो उस सिंबल का पूरा मतलब ही बदल जाएगा अगर आपने उसको उल्टा लिखा तो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कनेक्शन पर लेकर चलता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया था, स्टार और डेल्टा के बारे में। आज इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन या स्टार कनेक्टेड सिस्टम जो है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सो व्हाट इज अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, इसका बेसिक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, कि थ्री फेज एसी सिस्टम जो है उसके तीन वाइंडिंग्स या तीन वायर जो है हमारे पास, या तीन अलग अलग लोड जो हैं या सेम टाइप के लोड्स, उनके तीन कॉमन टर्मिनल्स को एक जगह पे कनेक्ट कर दिया और रिमेनिंग थ्री टर्मिनल्स को सर्किट से जोड़ दिया, दैट इज अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ के बारे में। सबसे पहला, जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट करूंगा वो थ्री फेज एसी जनरेटर का एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि यहाँ पे जितने भी चीज़ों का मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, या जितने भी फॉर्म्स में हम डिराइव करेंगे, वो सब कुछ बैलेंस्ड कनेक्टेड सिस्टम के लिए होंगे, बैलेंस सिस्टम के लिए। तो चाहे जनरेटर की वाइंडिंग हो या लोड हो, फॉर बोथ द केसेस यू विल सी कि हर फेज में बनने वाला वोल्टेज या हर लाइन में बनने वाला वोल्टेज या करंट विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, ठीक है भाई। चलिए लेट अस ड्रॉ द कनेक्टेड कनेक्शन डायग्राम। ये कनेक्शन का डायग्राम जो है इसको पहले ड्रॉ करते हैं, और आपको मैं पूरा इसका बेसिक्स जो है अभी बताता हूँ। ये डायग्राम की ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी, तो इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले केस क्या अज्यूम कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ कंडीशन हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, और ये टॉपिक यहाँ से आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जामिनेशन में 7 नंबर से लेके 15 नंबर तक इनका सवाल आता है, जो मैं अब यहाँ से लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पेपर में 7 to 15 मार्क्स में इन चीज़ों का क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। पूरे थ्री फेज का हार्ट जो है वो यही टॉपिक है, स्टार का भी और डेल्टा का भी, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास थ्री फेज एसी जनरेटर जो है उसकी तीनों फेज की वाइंडिंग्स शोन है इस डायग्राम के अंदर। अभी लिखवा दूंगा मैं ये पॉइंट भी आपको। ठीक है, अभी लिख लेंगे हम लोग इस तीनों पॉइंट्स को। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी पॉइंट पे लिखते हैं हम लोग, लेट अस अज्यूम, let us assume a three phase star connected, a three phase star connected
जनरेटर वाइंडिंग, generator windings are shown below. ठीक, थ्री फेज जनरेटर वाइंडिंग है, और सिंस द सिस्टम इज बैलेंस्ड, सिंस द सिस्टम इज बैलेंस्ड, therefore all the phase and line quantities have symmetry, लेकिन रिस्पेक्टिव सिमेट्री। अब इसका मैं मीनिंग बताऊंगा आपको कि इसका जो मैंने अभी लिखा उसका मतलब क्या होता है, बट फिलहाल कंडीशन को समझते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। इस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हो सके तो दो अलग अलग कलर का पेन यूज़ करिएगा अगर आप इस चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। चलिए लेट अस सपोज कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में ये हमारे पास हो गया न्यूट्रल पोर्शन। मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग न्यूट्रल के तौर पे शो कर सकते हैं। लेट दिस पोर्शन बी रिप्रेजेंटेड एज आर। ये पोर्शन हमारी वाइंडिंग का है वाई, और इस सेगमेंट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो आर वाई बी, तीन अलग अलग फेस, ऑब्वियसली आर फेस सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट होगी उसको दो तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे वोल्टेज वी एन आर, एन से आर के बीच का वोल्टेज वी एन वाई, एंड दिस इज वी एन बी। अब आप सोचेंगे कि सर आप वी आर एन भी तो लिख सकते थे, वी एन आर ही क्यों लिखे? देखिए कंडीशन ये है कि हमारा थ्री फेज का जनरेटर का वाइंडिंग है, तो ऑब्वियसली जब ये जनरेटर वाइंडिंग है और जब ये घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के भीतर तो ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट जो है, ये बाहर की तरफ भेजेगा कि अंदर की तरफ लाएगा? ऑब्वियसली बाहर की तरफ भेजेगा ना। तो अगर बाहर की तरफ भेजेगा तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर करंट एन से बी की तरफ जा रही है, एन से वाई की तरफ जा रही है, एन से आर की तरफ जा रही है, तो पोटेंशियल को क्या लिखोगे आप? उसके जो इंड्यूस्ड वोल्टेज या ईएमएफ होगा उसको क्या लिखोगे? वी एन आर ही तो लिखोगे ना। आर से एन की तरफ होता जब करंट की डायरेक्शन आर से एन की तरफ होती, दैट इज लोड। अगर मान लीजिए लोड होता है इसकी जगह पे, डेरिवेशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली लोड के लिए भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं डेरिवेशन आप खाली जनरेटर के लिए करो, ठीक है? तो इवन यू कैन परफॉर्म द डेरिवेशन फॉर द लोड्स, बट इन दैट केस एक चीज़ का मेक श्योर करना पड़ेगा कि तब करंट आउटगोइंग नहीं, करंट इनकमिंग लेना पड़ेगा आपको, मतलब आर से एन की तरफ करंट जा रही है ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? तो किसी भी एक फॉर्म का डेरिवेशन करना, मैं आपको जनरेटर का डेरिवेशन बताता हूँ, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर कुछ करंट और वोल्टेज के बारे में लिखने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देख करके आप लिखिएगा कि साइन और नाम दोनों में गलती ना हो। यहाँ पे आपको लिखना है आई एन आर, एन से आर की तरफ जाती हुई करंट, दिस इज आई एन वाई, एन से वाई की तरफ जाती हुई करंट, एंड दिस इज आई एन बी। इतना वोल्टेज और करंट लिख लिया। अब उसके बाद देखिए एंड टू एंड, बाहर से बाहर के हिस्से के बीच में भी कुछ करंट और वोल्टेज होगा। तो जैसे आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज है इसका नाम मैंने लिखा वी आर वाई, वैसे ही वाई और बी के बीच का जो वोल्टेज है इसका नाम वी वाई बी, और बी और आर के बीच का जो वोल्टेज है इसका नाम मैं लिख लेता हूँ वी बी आर। अभी समझेंगे सभी चीज़ का मतलब। तो दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन आर एंड वाई, दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन वाई एंड बी, और ये पोटेंशियल बी और आर के बीच का है, ठीक है? अब बात करते हैं करंट्स की। तो भाई आउटर मोस्ट सेगमेंट्स पर यहाँ से करंट बाहर जाती हुई दिख रही है। कौन सी करंट है? आर से बाहर निकल रही है ना, आर वाली लाइन से, तो इट इज़ आई आर करंट। यहाँ पे भी करंट निकल रही होगी, आई वाई करंट। इधर भी करंट बाहर जा रही होगी, आई बी करंट, क्योंकि सेंटर पे तो न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल से सब करंट्स बाहर निकल रही होंगी। अब आप सोचेंगे कि मैंने वोल्टेजेस को दो दो बार क्यों लिखा, यहाँ वी एन आर लिखा, यहाँ वी आर वाई लिखा, अलग अलग नाम पे, लेकिन बार बार मैं वोल्टेज क्यों बता रहा हूँ एक ही सेगमेंट का, ठीक? चलिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मज़ेदार है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। अगर माइंड में ये थॉट आया तो इसका मतलब कुछ नया सीखने वाले हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में आपको दो तीन बार ये डायग्राम में बनवाऊंगा, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ आपको क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है लाइन एंड फेज क्वांटिटीज़ का। मैंने पिछले पेज में भी ये वर्ड यूज़ किया है, आप अगर नोटिस किए होंगे तो। लाइन क्वांटिटी और फेज क्वांटिटी का कंसेप्ट जो है वो यहाँ से अब निकल के आएगा। तो इसको समझते हैं ज़रा सा कि ये होता क्या है।
ये देखिए वी आर वाई मैंने लिख दिया, वी बी आर, दिस इज वी वाई बी, ये आई वाई हो गया, दिस इज आई आर, और दिस इज आई बी। येलो कलर के बॉक्स के अंदर मैंने जितनी क्वांटिटीज़ को रखा है ये अलग प्रकार की क्वांटिटीज़ है, जबकि यहाँ पर कुछ दूसरी क्वांटिटीज़ को मैं ऐसे ब्लू कलर के बॉक्स से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्वांटिटीज़ आप पहचान गए होंगे। अब दो बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहला कि इनका नाम मैंने कैसे रखा, इसको वी वाई बी ही क्यों लिखा, वी बी वाई क्यों नहीं लिखा, इसको वी बी आर क्यों लिखा, वी आर बी क्यों नहीं लिखा मैंने, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि ये दो बार मैंने वोल्टेज, दो बार करंट ऐसा क्यों दिखाया है, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो ये दो क्वांटिटीज जो मैं लिख रहा हूँ, दे आर बाइफरकेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन क्वांटिटी एंड फेस क्वांटिटी। लाइन क्वांटिटीज एंड फेस क्वांटिटीज। ठीक, चलिए पहले इसी दो टॉपिक को समझते हैं। लाइन क्वांटिटी क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास तीन ऐसे सेगमेंट्स निकल के आते हैं जो आपकी मेन सर्किट से जोड़ते हैं उस कॉयल के सेट को या उस लोड को। तो वो जो तीन सेक्शंस होते हैं ना, या वो जो तीन टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज होता है वो कहलाता है लाइन वोल्टेज। और उन्हीं टर्मिनल्स से गुजरने वाली जो करंट होती है दैट इज द लाइन करंट, उसी को लाइन करंट बोलते हैं। यहाँ पर आपको आरएमएस, एवरेज, पीक, ये वाला फॉर्म तो पता होना ही चाहिए। उसके साथ एक नया टर्म जुड़ जाता है, नया रिप्रेजेंटेशन जुड़ जाता है कि अब यहाँ से आप क्वांटिटीज़ को लाइन और फेस क्वांटिटी के फॉर्म में भी बताएंगे, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द इवन द इन द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन एंड फेस क्वांटिटीज। तो मैग्नीट्यूड में भी अंतर आता है अभी। तो इसलिए अब हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जिस वोल्टेज या जिस करंट की आप बात कर रहे हैं, इफ इट इज़ अ लाइन, इज इट अ लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, और फेज वोल्टेज और फेज करंट। ठीक, तो इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनका एक प्रॉपर बाइफर्केशन बनाते हैं। तो फेज क्वांटिटी क्या होती होंगी, मतलब फेज करंट और फेज वोल्टेज, वो कहाँ पे होती होगी, जहाँ लोड लगा हुआ है या जहाँ पर आपका जनरेटर का वाइंडिंग लगा हुआ है, इनर मोस्ट सेगमेंट ऑफ द सेक्शन या इनर मोस्ट सेगमेंट ऑफ द कनेक्शन, वो होता है फेज क्वांटिटीज का सेगमेंट। जो आउटर रीजन जो होता है, जहाँ से कि आपकी सर्किट किसी और सर्किट से जुड़ती है या किसी और लोड से जुड़ती है, वो सेगमेंट कहलाता है लाइन। जो इनर सेगमेंट होता है जहाँ से आपकी सर्किट खुद के ही टर्मिनल से या खुद के ही एलिमेंट से जुड़ती है, दैट इज द फेज सेक्शन। ठीक, अब चूंकि आपका सिस्टम बैलेंस है तो जितने भी फेज के वोल्टेज होंगे वो सब एक दूसरे के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। बैलेंस सिस्टम है तो जितने भी लाइन के वोल्टेज होंगे ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे। तो येलो कलर से मैंने जितने को बॉक्स बना के दिखाया है ये सब लाइन क्वांटिटी है, या लाइन टू लाइन क्वांटिटी भी इनको बोला जाता है। देखो एक लाइन आर वाली लाइन से वाई वाली लाइन के बीच का जो वोल्टेज है दैट इज वी आर वाई, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ लाइन टू लाइन वोल्टेज। ओके, ठीक है, जो उस ब्रांच से करंट जा रही है लाइन करंट हो गई। अच्छा, इनर फेज रीजन से या इनर मोस्ट सेगमेंट से जो करंट जा रही है, आई एन बी, आई एन वाई, आई एन आर, सब मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होंगी एंड दे आर ऑल नोन एज फेज करंट। सिमिलरली ये तीनों वोल्टेजेस। ओके, तो चूंकि हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है तो लाइन क्वांटिटी में आप लिखेंगे वी आर वाई इज इक्वल टू वी वाई बी इज इक्वल टू वी बी आर। सब मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, इसीलिए इनको कलेक्टिवली आप क्या लिख सकते हो, वी एल लिख सकते हो। ठीक, करंट्स के लिए भी लिखते हैं यही वाला टर्म। करंट के लिए आप लिखेंगे आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी। कलेक्टिवली दे कैन बी रिटन एज आई एल। ये हमारे लाइन क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और वैसी फेज क्वांटिटीज पर आते हैं जरा। फेज क्वांटिटीज, फेज क्वांटिटीज का क्या सीन है भाई। देखिए फेज क्वांटिटीज जो हैं वो इनर मोस्ट सेगमेंट की क्वांटिटीज हैं। तो फेज क्वांटिटीज में सबसे पहले फेज करंट की बात करते हैं। फेज करंट कौन कौन से हैं, या फेज वोल्टेज लिख लो आप, वी एन आर। एन फेज के साथ, एन के साथ जो जो आर वाई और बी कनेक्टेड है वो सब वही है, वी एन वाई, वी एन बी। और वैसी आई एन आर इक्वल टू आई एन वाई इक्वल टू आई एन बी। कंसेप्ट आपको पता है ना कि क्यों मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ। इक्वल टू लिखने के पीछे एक ही कारण है कि सभी कॉइल्स जो है वो सिमेट्रिकल नेचर के हैं ना, तो ईएमएफ या करंट जो भी इंड्यूस करेंगे वो लोग, वो सब सिमेट्रिकल ही रहेगा। इनको कलेक्टिवली वोल्टेजेस को वीपीएच लिख सकते हैं, करंट्स को आईपीएच बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बार बार ये बताओ कि वी एन वाई की बात हो रही है, वी एन बी की बात हो रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उसको सीधे वीपीएच लिख दो क्योंकि सब तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, बस खाली फेस का अंतर है सबके बीच में। ठीक है,
यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि एक बैलेंस सिस्टम में इतना कुछ होता है। अच्छा, ये सिर्फ स्टार के लिए नहीं है, ये स्टार डेल्टा दोनों में ही ऐसा होता है। ठीक है, कि सभी लाइन वोल्टेजेस एक दूसरे के बराबर, सभी लाइन करंट बराबर, सभी फेस वोल्टेज एक दूसरे के बराबर, सभी फेस करंट एक दूसरे के बराबर। लेकिन क्या ये फेस वोल्टेज ये लाइन वोल्टेज के भी बराबर है क्या? वो तो चेक करेंगे और वो देखेंगे कि वो सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही तो चेक करना है आगे चल के। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट आप सभी को क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब यही डायग्राम मैंने दोबारा आपको दिखाया है इस पॉइंट पर। चलिए एक बढ़िया सी चीज़ जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक हेडिंग डालिएगा आप लोग, रिलेशन बिटवीन, इस पॉइंट पर हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेस क्वांटिटीज। रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेस क्वांटिटीज, कि भाई लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटीज के बीच क्या रिलेशन है। तो अभी तक मैंने आपको बताया ना कि लाइन क्वांटिटी को हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं, फेस को ऐसे शो कर रहे हैं। अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा शो होगा, मतलब सीधी सी बात है कि ये वी आर वाई और वी एन आर आपस में कैसे रिलेटेड है, क्या इक्वल है क्या दोनों? या फिर ये आई एन आर आई आर से कैसे रिलेटेड है, इक्वल है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1/3 है, 1/2 है, क्या किस फॉर्म में रिलेटेड है दोनों एक दूसरे के? ठीक है, इसको समझते हैं। तो रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेस क्वांटिटी, ये शुरू करूँ उससे पहले जो मैंने आपको पिछले पॉइंट में बोला था कि मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटी क्या होती है। दूसरा एक और चीज़ बताना रह गया, वो अभी बता देता हूँ कि ये जो नाम मैंने लिखा है कि आई आर वाई लिखा है, इसको आई वाई आर क्यों नहीं लिखा? आई बी आर लिखा है, उसकी जगह आई आर बी क्यों नहीं लिखा, या वी आर बी क्यों नहीं लिखा? तो मैंने आपको फेस सीक्वेंस बताया आर वाई और बी का होता है। बाय डिफॉल्ट जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो आप पॉजिटिव फेस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। नॉर्मली कोई भी आइडियल केस में जो कनेक्शन होता है वो पॉजिटिव फेस सीक्वेंस के हिसाब से होता है। तो आर वाई बी इज टेकन एज आइडियल फेस सीक्वेंस। अच्छा, इसके बाद जब दोबारा रिपीट होगी वही सारी क्वांटिटीज, तो अगले पॉइंट पर क्या आएगा? पहला अल्फ़ाबेट क्या लिखूंगा मैं? आर वाई बी, बी में से फिर से आर लिखूंगा ना, फिर से वाई लिखूंगा, फिर से बी लिखूंगा, उसके बाद यहाँ से फिर से आर आएगा, फिर वाई, फिर बी, ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो जब मैं वोल्टेजेस बता रहा हूँ आपको तो पहला सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? वी आर वाई का बनना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? वी वाई बी का बनना चाहिए। समझ आ रहा है आप सभी को? तीसरा सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? वी बी आर का सीक्वेंस बनना चाहिए। देखिए वी बी आर होना चाहिए। वी आर बी लिख दूंगा तो फेस सीक्वेंस बिगड़ गया वहां से। ठीक है, तो फेस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। फिर इसके बाद वी आर वाई हो जाएगा, फिर वाई बी हो जाएगा, फिर वी बी आर हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि इस सीक्वेंस को फॉलो करने की वजह से मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो ये फेस सीक्वेंस वाला पार्ट आप सभी को क्लियर? अच्छा, अब चलिए रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस क्वांटिटीज दिखना है तो क्वांटिटी में दो है, एक बार करंट का रिलेशन बताएंगे, एक बार वोल्टेजेस का रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए, लाइन एंड फेस करेंट्स, लाइन एंड फेस करंट देखते हैं इसको। ठीक है, लाइन करंट और फेस करंट का क्या रिलेशन है? देखिए आई आर से कैसे रिलेटेड है? सीधे सीधे इक्वल है, डायरेक्टली लिखो, है ना, आप डायरेक्टली लिख दो आई आर इज इक्वल टू आई एन आर। ओके, आई वाई को देखिएगा, इट इज इक्वल्स टू आई एन वाई, और आई बी जो है दिस इज इक्वल्स टू आई एन बी। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, कोई केवीएल केसीएल कुछ नहीं लगाया मैंने, सीधे ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ कि देखिए जो करंट यहाँ से निकल रही है बिना डिवाइड हुए वही करंट तो बाहर जा रही है। नाम बदल गया इसका, यहाँ पे आई एन आर बोल रहे थे वहाँ आई आर हो गया, यहाँ पे आई एन वाई बोल रहे हैं उधर जाके आई वाई बन गया। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो कलेक्टिवली हम इन तीनों को क्या बोल सकते हैं? दे आर ऑल, कलेक्टिवली इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? ये सब कौन सी क्वांटिटीज है या करंट्स है? लाइन करंट्स है। और ये सब जो राइट हैंड साइड पे ये क्या है? फेज करंट्स है। ये लीजिए, ये डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल गया। ऑल द लाइन करंट्स आर इक्वल टू ऑल द फेज करंट्स इन केस ऑफ अ स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम अपना बैलेंस है, 3 फेज का है, तो उस कंडीशन में स्टार कनेक्टेड अगर केस है तो सभी लाइन करंट फेज करंट के बराबर होंगे। ओके, समझ गए?
सेकंड पर आते हैं। अब ऐसे ही लाइन और फेज वोल्टेज का भी जरा रिलेशन चेक कर लेते हैं, क्या पता वो लोग भी बराबर हो गए एक दूसरे के, तो बात बन जाएगी फिर, है ना। तो चलिए बी पॉइंट पर आते हैं। द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज, द रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज वोल्टेजेस। चलिए चेक करते हैं, क्या वी एन आर सीधे सीधे वी आर वाई से बराबर है क्या ये वी एन आर जो है वो डायरेक्टली वी आर वाई के इक्वल है? तो इक्वल तो नहीं दिख रहा है आपको किसी भी हाल में। देखिए डायरेक्टली इक्वल कहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल वोल्टेज है वी आर वाई, जबकि वी एन आर सिर्फ इतने सेक्शन का वोल्टेज है। वी आर वाई ये पूरे दोनों कॉइल के अक्रॉस का टोटल वोल्टेज दिखाता है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि इन दो कॉइल्स का टोटल वोल्टेज यानी वी एन आर और वी एन वाई का रिजल्टेंट है वी आर वाई। मतलब ये जो लाइन वोल्टेज है इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फेज वोल्टेजेस। तो आपको वोल्टेजेस के फॉर्म में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो केवीएल और केसीएल की मदद लेनी पड़ेगी आपको। तो केसीएल से भी ज़्यादा आपको केवीएल की मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पे। केवीएल लगाने का सबसे पहला नियम यह है कि आपको एक क्लोज्ड पाथ या मैश चाहिए। यहाँ पर कौन सा मैश बनता है? ऐसा क्लोज्ड पाथ या ऐसा क्लोज्ड मैश ढूंढिए जिसमें कि ये लाइन वोल्टेज भी आ जाए और ये दोनों फेज वोल्टेज भी आ जाए। ठीक है, तो क्या क्या है, वी एन आर है, वी एन वाई है और वी आर वाई है। इस सबको कंटेन करता हुआ मैश क्या कहलाएगा? एन आर वाई एन। देखिए कौन से मैश की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस मैश की बात कर रहा हूँ। एन से आर से वाई और वाई से एन। ये एक क्लोज्ड पाथ आपको दिख रहा है, इस क्लोज्ड पाथ पर केवीएल लगाना है हमको और सभी वोल्टेजेस को एक दूसरे के फॉर्म में लिखना है। हालांकि सब के सब फेजर फॉर्म में सॉल्व होंगे। जब मैं अगर सपोज कर लीजिए इन दोनों का सम इक्वल टू ये लिख रहा हूँ तो फेजर फॉर्म में ना, क्योंकि ये सब तो अलग अलग फेज के हैं, एंगल ही अलग है, तो डायरेक्टली अलजेब्रिक सम तो हो नहीं सकता है, फेजर सम के फॉर्म में लिखना है, बट करना तो आपको केवीएल है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो केवीएल का लॉजिक समझ गए आप क्यों केवीएल लगाना पड़ेगा। लिखता हूँ इसमें मैं अप्लाइंग, मुद्दा क्या है, हम लोग क्यों ये डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ मतलब सिर्फ करना है तो कर रहे हैं करके डेरिवेशन, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछता है तो बस इसीलिए। डिराइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लाइन क्वांटिटी और फेज क्वांटिटी का आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो हमको ये देखना है कि ये जो लाइन वोल्टेज है इसको अगर ये दोनों फेज वोल्टेज के फॉर्म में बताया जाए तो कैसे बताया जा सकता है। दोनों के सम के फॉर्म में बता सकते हैं या दोनों के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बता सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन के, वो जानना है। तो लिखता हूँ मैं अप्लाइंग केवीएल इन मैश। कौन सा मैश? तो मैश का नाम है एन आर वाई एन। मैश का नाम ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एन से आर की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज का नाम क्या है? वी एन आर। यहाँ पे भी क्या लिखा है? वी एन आर। मतलब बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वी एन आर। ठीक। देन उसके बाद हम लोग आर से वाई की तरफ जा रहे हैं। अभी आप बताइए कि वोल्टेज का नाम क्या होना चाहिए? वी आर वाई होना चाहिए। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है वी आर वाई, बिल्कुल सही लिखा है, मतलब प्लस साइन पे लिखिएगा वी आर वाई। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग y से n की तरफ जा रहे हैं ना, हमारी करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y से n की तरफ जाएगी, तो वोल्टेज का नाम क्या होना चाहिए? वी वाई एन। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है वी एन वाई, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी एन वाई। मतलब करंट n से y की तरफ जा रही है और हमारी जो करंट है मैश एनालिसिस वाली, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं, वो y से n की तरफ जा रही है, तो मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया। इसको आप लिखेंगे माइनस वी एन वाई। आप एक और चीज़ बोल सकते हैं कि सर इसको वी एन वाई ना लिख के मैं वी वाई एन लिख देता हूँ, बट बात वही है कि आप फिर सर्किट के कंडीशन से छेड़छाड़ कर रहे हैं और वो नहीं कर सकते हम लोग। जिस कंडीशन पे, क्योंकि जनरेटर है, सारी करंट बाहर ही जा रही है, तो उसी को ही अज्यूम किया कि आपको लिखना है, तो इसका नाम नहीं बदलना है अब आपको, ये कांस्टेंट रखना है, ठीक। अच्छा एक डेटा यहाँ पर छूट गया, वी आर वाई लिखना था मुझे, ये मैंने खाली वी आर लिखा था, ओके, इसको सुधार लीजिएगा। तो द सम ऑफ ऑल ऑफ these potentials should be equal to zero as per the Kirchhoff's voltage law। कि एक क्लोज्ड पाथ या मैश के भीतर एनर्जी जितना आप प्रोवाइड करेंगे, जितना डिलीवर करेंगे, उतना ही डिसिपेट होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये दोनों जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये क्या है? दे आर द फेज वोल्टेज। ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये क्या है? लाइन वोल्टेज। चलिए लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो देयरफॉर यू कैन राइट वी आर वाई इज इक्वल टू
वी आर वाई इज इक्वल टू वी एन वाई माइनस वी एन आर। ये पूरा इक्वेशन गलत हो सकता है अगर इस पर एक साइन ना लगाया जाए तो। कौन सा साइन ना लगाया जाए तो? अगर इसके ऊपर आप ऐसे वेक्टर का साइन नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि आप अल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हो, जो कि पॉसिबल है नहीं, है ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अल्जेब्रिक कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये अलग एंगल पे है, ये हो सकता है उससे 120 डिग्री पीछे या 240 डिग्री पीछे हो या आगे हो, तो आप दोनों को एक साथ प्लस माइनस कैसे कर सकते हो यार? ये सब तो वेक्टर फॉर्म में है ना, सब फेजर फॉर्म में लिख रहे हो अभी आप। अभी आप इसको स्केलर फॉर्म तक लाए नहीं हो, अभी खाली फेजर फॉर्म में रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही बाकी के दो लाइन वोल्टेजेस को भी उनके रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक? अब जल्दी जल्दी से फटाफट से लिखते हैं। आप लोग इस पॉइंट पर बोर्ड में बिना देखे अपने आप से बनाइएगा। यहाँ एक बार देख लिए, इसको सीख गए, अब यहाँ से वीडियो को रोक दीजिए और अपने से बाकी दोनों के लिए भी मैश जरा बनाइए तो, और इक्वेशन एक बार खुद से लिखिए, फिर मैं जो लिख रहा हूँ उससे आप कंपेयर करिएगा, ठीक? चलिए, तो लिखेंगे अगेन अप्लाइंग केवीएल इन मैश एन वाई बी एन। अगला मैश कौन सा क्लियर है? एन वाई बी एन का मैश जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी ये देखते हैं। एन से वाई, वी एन वाई, ठीक है, तो दिस विल बी वी एन वाई। फिर देखिए, y से b, वी वाई बी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो प्लस वी वाई बी। और फिर उसके बाद b से n, वी बी एन होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वी एन बी। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये हो जाएगा वी वाई बी इज इक्वल टू वी एन बी माइनस वी वाई एन, ठीक है? ये आ गया आपके पास एक सेकंड रिलेशन। अच्छा, ये भी रिलेशन जो है वो गलत हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन नहीं लगाते हैं, तो ये सबको पूरा वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी, ठीक है? ये सभी क्वांटिटीज को पूरा वेक्टर के फॉर्म में लिखना जरूरी। तो लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर मैंने वी वाई बी लाइन वोल्टेज को इन दोनों फेज वोल्टेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब थर्ड पे आते हैं। अब तीसरा है वी बी आर, इसको इसके रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस के फॉर्म में लिखना है। तो फिर से एक बार लिखते हैं हेडिंग में, मतलब टाइटल में, कि अप्लाइंग केवीएल इन द मैश। कौन से मैश में केवीएल लगाएं इस बार? इस बार केवीएल लगाते हैं हम लोग, इस बार केवीएल कहाँ पर लगाएं? इन द मैश एन आर बी एन, इस मैश पर केवीएल लगाते हैं, ठीक है? अप्लाइंग केवीएल इन द मैश एन आर बी एन। चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इससे। एन आर बी एन पे जब केवीएल लगाया तो क्या मिला? एन से आर, आर से बी, बी से एन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब केवीएल लगाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? इस पे हम लोग लिखेंगे वी एन आर, ठीक है, प्लस वी एन आर। इधर से आप देखिएगा तो आर से बी की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर बी होना चाहिए। इधर क्या लिखा है? वी बी आर लिखा है ना, मतलब उल्टा लिखा है। तो इसको आप लिखिए माइनस वी बी आर। और जब आप बी से एन की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज शुड बी वी बी एन। यहाँ क्या लिखा है? वी एन बी लिखा है ना, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस वी एन बी इज इक्वल टू 0। दो जगह माइनस साइन दिख रहा है आपको, इसको और करेक्ट करके लिख लेते हैं दोबारा से। तो दिस शुड बी वी बी आर इज इक्वल टू, this should be VBR is equals to VNB minus VNR। सॉरी, उल्टा लिखा है ना, हाँ जी। तो VBR is equals to VNR minus VNB। अब सही है। और साइन लगाना नहीं भूलना है हमको, नहीं तो पूरा इक्वेशन का मीनिंग बदल जाएगा। कौन सा साइन लगाना है हमको? वेक्टर का साइन लगाना है, ठीक है? ये सब पूरा फेजर फॉर्म में आप ये सब कैलकुलेशन जो है उसको लिख रहे हैं। इधर पिछले वाले में अगर छूटा होगा कहीं पे तो उधर भी लगा लीजिएगा। लगा है ना सब में? ठीक। सो लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशंस आ गई आपके पास इसी के साथ। तो ये तीनों इक्वेशन में हम लोग क्या किए? तीनों इक्वेशन में हम लोग लाइन वोल्टेजेस को उनके रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। अभी उसकी वैल्यू चाहिए मुझको, पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए, कि मुझे इस फॉर्म में चाहिए कि लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज का 4 गुना है, 3 गुना है,
2 टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, कितना है, वो एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में चाहिए, ताकि अगली बार जब कैलकुलेशन करना पड़े एक्चुअल क्वेश्चंस में, तो मैं थोड़ी ना ये डिराइव करता रहूँगा बार बार, तो मुझे तो सीधे वैल्यू चाहिए ना, कि सीधे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे समझ में आ जाएगा अच्छा 2 गुना था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फेज वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद 2 इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, ऐसा कुछ टाइप का रिलेशन चाहिए। अब वो क्या आएगा वो देखने से पता चलेगा। 3 रिलेशन आ गए, तो मतलब मुझे इन सबको अब इनमें से किसी एक को वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म तक लाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे पता है कि ये सभी लाइन वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक लाइन वोल्टेज का उसकी फेज वोल्टेज के साथ जो रिलेशन निकलेगा, वही बाकी की लाइन वोल्टेज का भी उनकी फेज वोल्टेजेस के साथ निकलेगा रिलेशन। तो तीनों को डिराइव करना नहीं है, एक ही को डिराइव करना है आपको, बस किसी भी एक को रैंडमली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास तीन क्या क्या इक्वेशंस आ गई, आपको क्लियर है? तो मेरे पास जो 3 इक्वेशंस आई है, मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि तीनों इक्वेशंस क्या क्या है। सबसे पहली इक्वेशन है मेरे पास वी आर वाई की, दूसरी इक्वेशन होगी वी वाई बी की, और तीसरी इक्वेशन है वी बी आर की इक्वेशन। ठीक, क्या क्या इक्वेशन है देख लेते हैं। तो ये है वी एन वाई माइनस वी एन आर, दूसरी रिलेशन है वी एन बी माइनस वी एन वाई, और तीसरा रिलेशन है वी एन आर माइनस वी एन बी। इतना स्टेटस जो है, इतना रिलेशन जो है अपने पास आ चुका है। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार। अब ये तीनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के स्केलर फॉर्म में सॉल्व करिए। कैसे? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। मैं जिसको सॉल्व कर रहा हूँ जरूरी नहीं आप भी उसको सॉल्व करें, यू कैन सॉल्व एनी अदर इक्वेशन, तब आपकी प्रैक्टिस होगी और कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्डअप होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन, तीनों में से किसको सॉल्व करें? चलो आंख बंद करके लिखते हैं, तीनों में से इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन आया, ओके ठीक है। ऐसा मत करना एग्जाम में, ठीक है? आप अपनी मर्जी से किसी को भी सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज़ अप टू यू। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि तीनों में से मैं किसी के लिए भी सॉल्व करूँ, आपका मैग्नीट्यूड वाइज एकदम सेम जो रिलेशन आएगा दैट विल बी सेम। क्यों रिलेशन सेम आएगा? बिकॉज ये तीनों, क्योंकि बैलेंस सिस्टम है ना। इन केस ऑफ बैलेंस सिस्टम आपकी सभी लाइन वोल्टेजेस एक दूसरे के बराबर हैं, सभी फेज वोल्टेज एक दूसरे के बराबर है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जो रिलेशन आएगा दैट हैज़ टू बी इंटैक्ट फॉर ऑल द रिमेनिंग 2 सेक्शंस। चलिए, तो मैं थर्ड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ ना, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। ओके ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 पे लिखा हुआ है। अच्छा, सबके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना नहीं भूलिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे, हाँ जी, ये सब वेक्टर फॉर्म में, इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, वेक्टर फॉर्म के रिलेशंस हैं, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? तो हमारे पास एक बढ़िया सा रूल है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाई करते हैं वही। आगे चल के फेजर भी इसी से बनाएंगे। तो अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉल्विंग इक्वेशन 3 बाय पैरेललोग्राम law of by applying the parallelogram law of vector addition। एकदम फुल कोर्स की तरह पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, एकदम एकदम पेड वेड कोर्स में जैसा पढ़ते हैं ना, उस तरीके का आपको मैं बता रहा हूँ, सो दैट कि आप कभी भी पढ़ें। हो सकता है कि इस साल आपका एग्ज़ाम हो चुका हो, किसी और स्टूडेंट का या आपके जूनियर्स का अगले साल एग्ज़ाम हो, वो भी रेफ़र कर सकते हैं, वो भी मस्त तरीके से रेफ़र कर सकते हैं। कभी अगर सिलेबस आप लोग का थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ, तो वो अपडेटेड सिलेबस के आधार पे न्यू लेक्चर्स में ऐड कर दूंगा इस सीरीज़ के अंदर। तो ये सीरीज़ हमेशा आप लोगों के लिए रहेगी, यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। तो एक किसी एक पॉइंट पर एक सोल्यूशन तो ऐसा होना चाहिए ना, मतलब एक ऐसा तो वीडियो सीरीज़ होना चाहिए ना जो कि आपके सिलेबस को पूरा का पूरा कवर करता हो। तो ये वही वीडियो सीरीज़ आपके लिए बन रही है। जो लिखा हुआ है बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड को सॉल्व करे थे ना, ठीक। तो हमारे पास था वी बी आर इज इक्वल्स टू वी एन आर माइनस वी एन बी, ये रिलेशन था। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा कि वी बी आर इज इक्वल टू अंडर रूट, वेक्टर एडिशन का लॉ एक बार याद रखिएगा किस तरीके से था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। और वो थीटा जो है, जो थीटा आप बताएंगे वो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच की एंगल होगी, जो कंपोनेंट्स थे उनकी एंगल। ठीक है, तो वी एन आर का स्क्वायर प्लस वी एन बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी एन आर वी एन बी कॉस थीटा।
दो बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। एक आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो माइनस साइन था, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ऐसा क्यों नहीं लिखा, माइनस क्यों नहीं लगाया बीच में? तो भाई वेक्टर के फॉर्म में जब भी आप लिखते हो तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे माइनस साइन जो होता है वो लीडिंग और लैगिंग कंडीशन के लिए लगता है, वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड का प्लस माइनस नहीं दिखाता है। तो इस वजह से जब आप इसको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो पूरा पॉजिटिव आप लिखेंगे। दूसरा चीज़ कि जो यहाँ पे आप थीटा लिख रहे हो वो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच की एंगल है, इनके बीच का फेज डिफरेंस है, कि प्लस वी एन आर और माइनस वी एन बी के बीच में कितना थीटा है, कितना एंगल का डिफरेंस है, ठीक। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइन क्वांटिटी। अब जनरलाइज एक्सप्रेशन में लिखिएगा, इसको आप लाइन क्वांटिटी लिख सकते हो, और ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये सब फेज वोल्टेज है ना, वी एन आर एन बी, ये सब क्या है, फेज वोल्टेज है, सब तो एक दूसरे के इक्वल है, शुरू में ही आप बता चुके हो। सबको फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। जस्ट डू वन थिंग, एक चीज़ और ऐड कर दीजिए साथ में, कि कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दीजिए अभी के लिए, थीटा इज 60 डिग्री। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब मैं फेजर डायग्राम आपको बताऊंगा तो उसमें मैं प्रूव करूंगा कि ये थीटा यानी इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच की एंगल वाकई में 60 डिग्री है या नहीं है। तो ये जब प्रूव होगा तो फिर आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप 60 डिग्री जो है वो पुट करके सॉल्व कर दीजिए। चलिए, तो अब आपका रिलेशन जो है यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वी पी एच का स्क्वायर प्लस वी पी एच का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी पी एच का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 मतलब ये हो गया 1/2, कॉस ऑफ 60 डिग्री दैट इज 1/2। तो 2 और 2 कट गया, अब आपके पास बचा यहाँ से, नाउ यू विल गेट वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट वी पी एच का स्क्वायर प्लस अगेन वी पी एच का स्क्वायर प्लस अगेन वी पी एच का स्क्वायर। ऐसा रहेगा भाई, cos 60 तो हट गया, ये 2 के साथ कैंसिल आउट होकर के। तो फाइनली यू कैन राइट अ फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरे पास आएगा इसका स्केलर फॉर्म में, ये हो जाएगा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। भाई 1 2 3 3 रहेगा तो √3 रह गया, और ये वी पी एच स्क्वायर था तो इसको बाहर निकाल लोगे आप। ये आता है हमारे पास फाइनल रिलेशन कि जब जब स्टार कनेक्टेड सिस्टम होगा, एक स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड एसी सिस्टम के लिए हमेशा जो उसकी लाइन वोल्टेज रहेगी वो फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी, ठीक। दिस कंडीशन इज जेन्युइन और वैलिड ओनली फॉर अ 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ओके, डन, क्लियर सभी को? चलिए, तो फाइनली क्या क्या समरी निकल के आया आपके पास? तो फाइनली ये समरी निकल के आया कि फॉर अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, समरी लिखना बड़ा ज़रूरी है, ये आपके शॉर्ट नोट में यही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लाइन करंट जो होता है वो सीधे सीधे फेज करंट के बराबर होता है, जबकि लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक। इतने डेरिवेशन से ये दो बातें सामने आई। नाउ व्हाट अबाउट द फेजर डायग्राम? अब फेजर डायग्राम भी तो बना के बताना है कि भाई √3 टाइम्स जो है, √3 टाइम्स का जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, वो फेजर में कैसा दिखता है, फेजर वाइज लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज के साथ कैसे रिलेट करके दिखाओगे? चलो, लाइन करंट और फेज करंट का तो मैं समझ गया, लाइन करंट और फेज करंट का फेजर तो आप ऐसा दिखा दोगे सीधे, क्योंकि सब इक्वल हैं, फेज डिफरेंस वाइज भी बिल्कुल बराबर बराबर पे हैं, तो आप इसको ऐसा लिख दोगे, देखो, INR INY INB, so this is equal to IR, this is equal to IY, this is equals to IB, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फेज में भी बिल्कुल बराबर, सेम कंडीशन पे। तो इन सब के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो यूनिफॉर्मली बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है। तो इसका फेजर डायग्राम बनाने में कोई बहुत ज़्यादा कोई टास्क नहीं है, सिंपल सी चीज़ है ये। दिस इज ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड। समझ आ रहा है ना सभी को यहाँ तक? एकदम मस्त से क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ तो ठीक है, वोल्टेजेस का फेजर बनाने में मज़ा आएगा आपको। ये तो करंट का फेजर तो चलो कॉमन है, व्हाट अबाउट द वोल्टेज फेजर? तो यहाँ पर एक शॉर्ट सा हेडिंग डालिएगा, सेम टॉपिक। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि 7 से 15 नंबर में पूछता है, उसमें अभी तक मैंने जितना कुछ भी लिखा है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क किया था, वहाँ से लेके अब तक
जो भी कुछ लिखा हूँ वो सारा का सारा एक ही टॉपिक के अंदर का पार्ट है, ठीक है, सेपरेट टॉपिक नहीं है वो। सो नाउ फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन, चलिए, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेजेस। वोल्टेजेस के फॉर्म में इनका फेजर रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा रहेगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेजेस। ओके, चलिए ठीक है। तो भाई कैसे ड्रॉ करना चाहिए आपको, ये देखिए 2 पेज पहले मैंने आपको इसमें बताया ना, ये क्वांटिटीज़ का जो एक्सप्रेशन था एकदम सिस्टमैटिक पूरा लिखा हुआ है। आप कभी भी इस पूरे नोट्स को जब फॉलो करेंगे हर चीज़ आपको एक जगह पर मिल जाएगी, एकदम जिस सीक्वेंस में आपको पेपर में लिख के आना है हूबहू एज इट इज़, इसी सेम चीज़ को आप अगर वहाँ पर लिख के आ जाएंगे नंबर कुछ नहीं घटेगा आपका। थ्योरी अपनी मर्जी से आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, बट डेरिवेशन पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट एकदम इंटैक्ट है, एकदम फिक्स्ड है, आपको इतना ही लिखना है, एकदम नपा तुला पूरा सारा कंटेंट प्रॉपर, बस आप इसको समझिएगा। ये 3 चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही 3 चीज़ के बेसिस पे पूरा फेजर डायग्राम बनेगा। जो वेक्टर फॉर्म में जितना अवेलेबल है ना, इसी वेक्टर डेटा के बेसिस पे आपका पूरा फेजर कंस्ट्रक्ट होगा। तो फेजर कंस्ट्रक्शन के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको ले आता हूँ इस पेज पर। चलिए इसको साइड पर लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या शो करना है, आपको ये लाइन वोल्टेजेस को शो करना है इन कंजंक्शन विद देयर रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस। तो बताइए फेज वोल्टेज कंपोनेंट है कि लाइन वोल्टेज कंपोनेंट है? ऑब्वियसली फेज वोल्टेज कंपोनेंट है, लाइन वोल्टेज इज अ रिजल्टेंट। ये तो रिजल्टेंट के फॉर्म में दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, कंपोनेंट्स को ड्रॉ करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स है आपके पास? तो आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स है? सबसे पहला कंपोनेंट जो है, पहला लाइन वोल्टेज, सॉरी पहला फेज वोल्टेज, उससे 120 डिग्री पीछे चलता हुआ दूसरा फेज वोल्टेज, इससे 120 डिग्री पीछे चलता हुआ तीसरा फेज वोल्टेज। क्या क्या है इनका नाम, देखिएगा ध्यान से। यहाँ आप लिखेंगे वी एन आर, इधर लिखेंगे वी एन वाई, इधर लिख लिया वी एन बी। क्या क्या है ये सब फेज वोल्टेजेस है। इनके बीच का फेज डिफरेंस एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास वी एन आर, वी एन वाई, वी एन बी ये तीनों है पॉजिटिव में, माइनस में भी वही तीनों डेटा है, माइनस वी एन आर भी है, माइनस वी एन वाई भी है, माइनस वी एन बी भी है। अगर ये तीनों नेगेटिव फेजेस भी अवेलेबल हैं तो ये कहाँ पे ड्रॉ होने चाहिए, जस्ट इनके फेज अपोजिशन पर। जैसे वी एन आर इधर ड्रॉ हुआ है तो माइनस वी एन आर उसके 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ ऐसे। ध्यान रखिएगा लाइन की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम आएगी, लाइन की लंबाई में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सो दिस केस वी एन वाई और दिस केस वी एन बी। नाम इनका प्रॉपर लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस, दिस वन इज माइनस ऑफ वी एन आर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ वी एन बी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी एन वाई। क्लियर है ना सभी को यहाँ तक? ठीक। अच्छा, इसके ड्रॉ होते ही जो फेज एंगल्स है, अब इसमें कितने का डिफरेंस आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री था, अब इसको जैसे ही ड्रॉ किया मैंने, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 60 डिग्री का डिफरेंस आ गया। ये फेज डिफरेंस एंगल अब आप खुद से ट्रेस कर सकते हैं। नाउ द डिफरेंसेस आर ऑफ 60 डिग्रीज, है ना, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर दे दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर जब ये थर्ड वाले को डिराइव कर रहा था तो मैंने आपको बोला था कि वी एन आर और माइनस वी एन बी के बीच 60 डिग्री का डिफरेंस अज्यूम करिएगा, वी एन आर और माइनस वी एन बी। चेक करिए यहाँ पे, देखिए प्लस वी एन आर और माइनस वी एन बी के बीच का फेज एंगल डिफरेंस दिख रहा है आपको क्लियरली, 60 डिग्री का ही डिफरेंस है। यही कारण है कि मैंने वहाँ पर आपको पहले ही कॉस थीटा के अंदर 60 डिग्री डालने बोला था। ये आप तीनों में से किसी के लिए भी डिराइव करिए, दिस रिलेशन इज गोइंग टू बी सेम। क्लियर? चल, लास्ट पॉइंट, वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर को आपको ट्रेस करना है इन कंजंक्शन विथ वी एन वाई एंड माइनस वी एन आर। तो वी एन वाई और माइनस वी एन आर के बीच, वी एन वाई और माइनस वी एन आर के बीच क्या ट्रेस होगा,
वी आर वाई ट्रेस होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको यहाँ पे यूज़ करना जरूरी है। तो मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसके पैरेलल, ये ऊपर वाले लाइन के पैरेलल। ठीक है, और यहाँ से दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके पैरेलल में, इसके कंजंक्शन में। ठीक है, प्रॉपर पैरेलल है। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करती है वहीं पे मेरा रिजल्टेंट आएगा, मतलब मेरी रिजल्टेंट लाइन जो है वो यहाँ बननी चाहिए ऐसे। माइनस वी एन आर और वी एन वाई, देखिए वी एन वाई और माइनस वी एन आर के बीच कौन सा करंट, कौन सा वोल्टेज है ये? सो दिस वोल्टेज इज वी आर वाई। फेज एंगल बताइए, इसके बनने से क्या डिफरेंस आ गया फेज एंगल में? ये दोनों जगह की जो फेज डिफरेंस एंगल थी, जो पहले 60 डिग्री पे दिख रहा था, अब यहाँ से यहाँ तक आपको 30 डिग्री और इधर से इधर तक आपको 30 डिग्री के डिफरेंस पे दिखाई देगा। तो देखिए फेज डिफरेंस, इस फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच कितने का फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है? 30 डिग्री का दिख रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये चीज़ पूछता है। ठीक है, एमसीक्यू सवाल में ये चीज़ जरूर से पूछता है। चलिए दूसरा, वी वाई भी कहाँ ट्रेस होगा? वी एन बी और माइनस वी एन वाई के बीच में, वी एन बी और माइनस वी एन वाई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों का ऐसे पैरेलल कंजंक्शन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं वहाँ पे अगेन, वहाँ पे इसका एक दूसरा रिजल्टेंट जो है वो मिलेगा हमको। इसके बनते ही आपको ये दोनों जगह पे 30 डिग्री और 30 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? सो दैट विल बी वी वाई बी, वी वाई बी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा लाइन वोल्टेज मिल गया विद रिस्पेक्ट टू दीज टू फेज वोल्टेजेस। तीसरा बना लेते हैं, थर्ड वन इज वी बी आर। वी बी आर कहाँ बनेगा? वी एन आर और माइनस वी एन बी के बीच, वी एन आर और माइनस वी एन बी के बीच। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वंस अगेन, और यहाँ पे बनेगा आपका अगला रिजल्टेंट। तो ऐसा करके आपको फेजर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, पूरा सीक्वेंस प्रोसेस है। इसको अगर याद करने जाएंगे तो गलती होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसको याद करने के चक्कर में नहीं रहना है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया, इन दो पॉइंट्स के बीच 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया, और जो आपकी क्वांटिटी आई लाइन वोल्टेज की, इसका नाम है वी बी आर। तो सभी लाइन वोल्टेज का अपने रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस के साथ 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सभी फेज वोल्टेज का अपने एंटी फेज से 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अपने एंटी फेज से तो सॉरी 180 का, अपने रिजल्टिंग या कंपोनेंट फेज के साथ 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और सभी एक फेज वोल्टेज का दूसरे फेज वोल्टेज से 120 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये तीन टाइप के फेज एंगल्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। आप चाहें तो इसके आगे का एंगल जो है वो भी इसके अंदर ट्रेस करके दिखा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो इसके आगे का भी मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ। नॉर्मली इतना ही बनाया जाता है, 3 फेज सिस्टम के लिए आप इतना ड्रॉ करेंगे तो सफिशियंट है। इतना जो है इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको आगे चल के 2 वाट मीटर मेथड भी पढ़ना है, तो 2 वाट मीटर मेथड को कंक्लूड करने के लिए या बाकी सभी लाइन और फेज क्वांटिटीज का भी कंक्लूजन निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि पूरे में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। जब पूरे में अप्लाई करेंगे तो ये कैसा डायग्राम बन जाएगा? चलिए इसको देखते हैं। तो अब जब आप वी एन आर और माइनस वी एन वाई के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। देखिए इनके बीच में ऐसा पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये ऐसा कुछ बनेगा। वैसे ही यहाँ की दोनों क्वांटिटीज के बीच में भी रिलेशन बताइए पैरेलल। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया, तो ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। इनके बीच का भी फेज रिलेशन, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट लाइनें आएंगी आप उसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इधर की रिजल्टेंट लाइन, इधर की रिजल्टेंट लाइन और इधर की रिजल्टेंट लाइन। तो ये कौन कौन सी वोल्टेजेस हो जाएंगी भाई? इनका नाम क्या क्या रहेगा? ये हो जाएगा वी आर बी हो गया, यहाँ पर वी बी आर था ना, वी आर बी। देखिए वी बी आर के जस्ट अपोजिट, अब इसको दो नाम से आप लिख सकते हो।
या तो आप इसको वी आर बी लिख दो, और या फिर आप इसको माइनस वी बी आर बोल दो, बात एक ही है। देखिए आपका रिजल्टेंट लाइन वोल्टेज जो था उसके ठीक एंटी फेस पे, ठीक 180 डिग्री अपार्ट आपको क्या मिला, माइनस ऑफ वी बी आर या फिर वी आर बी। सेम वैसी जैसे आपका वी आर वाई है, उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री पीछे, 180 डिग्री अपोजिट पर आपको मिलेगा वी वाई आर। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो माइनस वी आर वाई, ये भी लिख सकते हो। अच्छा वैसे ही जैसे आपको यहाँ वी वाई भी मिला था, उसके 180 डिग्री अपार्ट आपको क्या मिलेगा इस पॉइंट पर, माइनस ऑफ वी वाई बी। अच्छा या फिर इसको आप लिख सकते हो वी बी वाई। ठीक है, तो अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी आप वही 30 डिग्री का डिफरेंस बताओगे। तो ये जो रिलेशन होता है जब आप जब 2 वाट मीटर मेथड से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे इस एडिशनल डिटेल की आपको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सब की जो एडिशनल मैंने बनाई हुई है फेज़र, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। वैसे अगर खाली स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको इतना डिटेल्ड फेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30-30 बन गया ना ये सब जगह पे। ठीक, ठीक है, तो ये एकदम ये हो गया इस पूरे सेक्शन का डिटेल्ड फेज़र। दिस इज द डिटेल्ड फेज़र डायग्राम। अगर डिटेल में कोई आपको पूछे कि भाई डिटेल्ड फेज़र बना के दिखाओ ज़रा, आप इसको ऐसे बना के बताइएगा। ये फुल कंप्लीट डिटेलिंग के साथ का फेज़र डायग्राम है, बन जाएगा सभी से। तो ये था स्टार कनेक्शन। तो देखिए अब ये वाकई में सच में स्टार कनेक्शन दिख रहा है, मतलब सच में स्टार बन गया यहाँ पे। ठीक है, और असलियत में ऐसा देखा जाए, नॉर्मली 3 फेज़ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ऐसा बनता है। 3 फेज़ जनरेटर सिस्टम के लिए ऐसा स्टार कनेक्टेड सिस्टम का फेज़र है। ये पूरा नोट्स मैं आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर से कनेक्टेड रहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप सभी का टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो भी यहाँ पर दी हुई है। इस लिंक के थ्रू या इस कोड को स्कैन करके, इसमें से किसी भी चीज़ के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप में डेफिनेटली कनेक्ट हो जाएगा। ये सभी के सभी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करें। आई होप आपको ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम जो है वो एकदम प्रॉपरली मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। ये पूरा का पूरा ऐसे स्टार कनेक्टेड सिस्टम आपके लिए बन गया। ठीक, तो चलिए ये सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं और बढ़िया तरीके से डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को पढ़ेंगे। 3 फेज एसी बस कंप्लीशन पर है, मज़ा आएगा। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगले सेशन पर और मस्त तरीके का नोट्स बनेगा आपका, शॉर्ट नोट्स भी एकदम शानदार बनेगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स अटेन हो पाए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।